इससे पहले कि हम आज रात की कहानी शुरू करें, एक लम्हा निकालें और तय करें। अगर आप ऐसी कहानियों की तरफ मुतवज्जो है जो दर्दनाक तौर पर हकीकी महसूस करती हैं, ऐसी कहानियां जो सस्ते ड्रामे पर इन्हिसार नहीं करती हैं बल्कि आम जिंदगी के अंदर खामोश तूफानों की तरह उभरती हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये कहानियां कामिल लोगों के बारे में नहीं हैं। वो इन चीज़ों के बारे में है जिनको हम छुपाते हैं, जिन बातचीत से हम गुरेज करते हैं, वो खामोशी जो आहिस्ता आहिस्ता दो लोगों के दरमियान बढ़ती है जिन्होंने एक बार हमेशा के लिए एक दूसरे से वादा किया था। और आज रात की कहानी एक जुमले से शुरू हुई जो काश मैंने कभी ना सुनी होती। जब मेरे शौहर ने ये कहा तो मैं हंस पड़ी। इसलिए नहीं कि ये मुज़हिका खेज था, बल्कि इसलिए कि बाज़ औक़ात इंसानी ज़हन इस वक्त हंसता है जब हकीकत कबूल करने के लिए नाकाबिल बर्दाश्त हो जाती है। आधी रात के करीब था जब सब कुछ बदल गया। घर नाजुक अंदाज में पुरसुकून था, सिर्फ खानदानी घर सबके सो जाने के बाद हो सकते हैं। डिश वॉशर किचन में आहिस्ता से गुनगुनाया, बारिश नाहमवार ताल में खिड़कियों से टपक रही थी। ऊपर हमारे बच्चे सुकून से सोए, बिल्कुल बेसब्र कि नीचे इनके वालिदैन की शादी की बुनियाद में दरार पड़ने लगी है। मुझे याद है कि काउंटर पर खड़े 2 ग्लासों में शराब डाल रहे थे। वो तफसील किसी वजह से मेरे पास रही, शायद इसलिए कि ये बहुत नॉर्मल महसूस हुआ। आपकी जिंदगी में तब्दीली आने वाली रात के बारे में ये सबसे जालिमाना हिस्सा था। ये शाज़ व नादिर ही ड्रामाई तौर पर खुद का ऐलान करता है। कभी कभी आम शाम का लिबास पहनकर तबाही आती है। माइकल बावर्ची खाने की मेज़ पर मेरे पास बैठा अपने फ़ोन पर कुछ स्क्रॉल कर रहा था, इससे पहले कि आखिरकार उसे अपने पास रखे। वो थका हुआ लग रहा था, जिस्मानी तौर पर थका हुआ नहीं, जज्बाती तौर पर गायब था। एक फ़र्क है, हमारी शादी को 13 साल हो चुके थे और रास्ते में कहीं हमारी गुफ्तगू ज़ाती के बजाय अमली हो गई थी। क्या आपने बिजली का बिल अदा किया? एमा की डेंटिस्ट से मुलाकात का वक्त क्या है? क्या आप कल ग्रॉसरी ले सकते हैं? हम अब भी साथियों की तरह काम करते हैं, लेकिन जज्बाती तौर पर हम शादी के मामूलात को अंजाम देते हुए अजनबी बन चुके थे। मैं सोचता था कि अचानक फासला हो गया, जोड़े एक सुबह उठे जो अब मोहब्बत में नहीं रहे। लेकिन अब मुझे हकीकत मालूम हुई है, फासला खामोशी से होता है। ये छोटे लम्हों में, जवाब ना मिलने वाले सवालात में, मशगूल सरों में, कहने की आदत में बढ़ता है, मैं ठीक हूँ, क्योंकि आपकी तन्हाई को समझाने से थकन महसूस होती है। इस रात अगरचे कुछ मुख्तलिफ महसूस हुआ। माइकल मुझे ऐसे घूरता रहा जैसे वो अपने सर में अल्फाज की मशक कर रहा हो। उसकी उंगलियां शराब के गिलास पर धीरे धीरे टेप कर रही थीं। उसका जबड़ा हर चंद सेकंड में इस तरह तंग हो जाता था जैसे वो खुद को इस फैसले की तरफ मजबूर कर रहा हो जो वो पहले ही कर चुका था। क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूँ? इसने आखिर में कहा। मैं हल्का सा मुस्कराया। ये मुनहसर है, क्या मुझे परेशान होना चाहिए? वो वापस नहीं मुस्कराया और अचानक मेरा पेट सख्त हो गया। लोगों को एहसास नहीं होता कि अल्फाज आने से पहले खामोशी कितनी कह सकती है। मैं कुछ देर से कुछ सोच रहा हूँ, उसने एहतियात से कहा। उसकी आवाज़ के लहजे ने मुझे जुमले से ज्यादा डराया। मापा, पुरसुकून, कंट्रोल। एक आदमी की तरह जो अपने आप को मनवाने के बाद खतरनाक इलाके में जा रहा हो। वो जायज़ था। मुझे याद है कि मूड हल्का करने की कोशिश की थी। आप ऐसा कर रहे हैं जैसे आप अतल का एहतराफ करने वाले हैं। फिर भी कुछ नहीं, कोई हंसी, कोई मुस्कुराहट नहीं, बस इतना ही अजीबोगरीब जुमला। मैं मजीद पढ़ नहीं सकता था। फिर उसने अपनी कुर्सी पर थोड़ा सा पीछे झुककर वो जुमला कहा जो बाद में महीनों तक मेरे दिमाग में घूमता रहेगा। आप हमारी शादी में किसी और को शामिल करने के बारे में क्या सोचेंगे? पहले तो मेरे दिमाग ने उसे समझने से इनकार कर दिया। मैं असल में हंस पड़ा, एक तेज एसाबी हंसी। मेहरबान लोग उस वक्त इस्तेमाल करते हैं जब कोई चीज़ हकीकत से ज़्यादा मुज़हिका खेज़ महसूस होती है।
ओह माय गॉड! मैंने कहा, ये आपकी संजीदा गुफ्तगू है? लेकिन माइकल ने हरकत नहीं की, पलकें नहीं झपकी, खुद को दुरुस्त नहीं किया, और इसी लम्हे कमरे की हवा बदल गई, क्योंकि अचानक मुझे एहसास हुआ कि इसका मतलब मुकम्मल तौर पर है। बाहर बारिश किसी तरह जोर से हो रही थी। मेरे हाथ शराब के ग्लास के गिर्द ठंडे महसूस हो रहे थे। मैंने उसे घूर कर इस इंतजार में देखा कि वो कुछ और कहे, कुछ और, लेकिन उसने मुझे सिर्फ गौर से देखा, जैसे वो पढ़ रहा था कि मैं फटूंगा या नहीं। ये भी कहाँ से आ रहा है? मैंने खामोशी से पूछा। माइकल ने आहिस्तगी से सांस खारिज की। मैं सिर्फ सोचता हूं कि शायद हम बहुत आरामदेह, बहुत ज्यादा पेश प्यासी हो गए हैं। शायद हमें कुछ मुख्तलिफ की जरूरत है। मुख्तलिफ, ऐसा बेजरर लफ्ज, ऐसा खतरनाक हरूफ, जब कोई शख्स पहले से ही जज्बाती तौर पर दरवाजे से बाहर बोले। गुस्से से पहले मुझे शर्मिंदगी महसूस हुई। उसने मुझे हैरान कर दिया। गुस्सा नहीं, दिल टूटना नहीं, शर्मिंदगी नहीं, जैसे मेरे पास किसी तरह था, उसको समझे बगैर नाकाम हो गया। जैसे मेरी शादी जज्बाती तौर पर इस कदर खाली हो गई थी कि अब मेरा शौहर मेरे सामने बैठकर कहीं और जोश की तलाश में था। मैंने अपनी शादी की अंगूठी को नीचे देखा। जब हमने पहली शादी की थी तो मैं उसे गैर हाजिरी से मोड़ देता था। उस वक्त मैंने उसे इस बात के सबूत की तरह पहना था कि कोई मुझसे गहरी मोहब्बत करता है। अब उसे अचानक भारी महसूस हुआ। आप बिल्कुल क्या कह रहे हैं? मैंने पूछा। माइकल आधे सेकंड के लिए हिचकिचा रहा था, और उस आधे सेकंड में मेरे अंदर की कुछ जबलत पहले ही जान चुकी थी। वो परकशिश है, इसने एहतियात से कहा, और हमें पहले ही उस पर भरोसा है। दुनिया रुक गई। ड्रामाई तौर पर नहीं, जोर से नहीं, सिर्फ अंदरूनी तौर पर, जैसे मेरे सीने के अंदर कोई चीज खामोशी से मुनक़ता हो गई हो। मेरी बहन, वो मेरी बहन जेसिका के बारे में बात कर रहा था। एक लम्हे के लिए मैंने हकीकी तौर पर सोचा कि क्या मैं ख्वाब देख रहा हूं। जब हकीकत नाकाबिल बर्दाश्त हो जाए तो दिमाग अजीबो गरीब काम करता है। मेरे आसपास की हर चीज अचानक बहुत तेज, बहुत तफसीली नजर आने लगी। काउंटर टॉप पर किचन की रोशनी का अक्स, शराब की आधी खाली बोतल, फ्रिज के गुनगुनाने की आवाज। मैंने सब कुछ देखा सिवाय आम तौर पर सांस लेने के तरीके के। आप संजीदा नहीं हो सकते, मैंने सरगोशी की। माइकल ने अब घबराकर अपने हाथों को मिलाया। आखिरकार उसके एतमाद में दरारें आ गईं। मैं सिर्फ ईमानदारी से बात कर रहा हूं। ईमानदारी से? इस लफ्ज़ ने तकरीबन मुझे दोबारा हंसा दिया। गोया ईमानदारी ने किसी तरह खयानत को नरम कर दिया। गोया सुकून से कुछ कहने से जुल्म कम हो गया। जेसिका अपने टूटने के बाद तकरीबन 2 माह तक हमारे साथ रही। वो 28 साल की थी, हसास, मेहरबान, अब भी किसी ऐसे शख्स की तरफ से छोड़ दिए जाने की तजलील से सेहतयाब हो रही थी जिसके बारे में उसे लगता था कि वो शादी कर लेगी। मैंने अपना घर उसके लिए खोल दिया था क्योंकि बहनें ऐसा करती हैं। मैंने उसके साथ खाना पकाया, उसका रोना सुनकर देर तक जागता रहा, उसे यकीन दिलाया कि वो आखिरकार ठीक हो जाएगी, और सारा वक्त मेरे शौहर बज़ाहिर उसे मुख्तलिफ अंदाज से देख रहे थे। अचानक यादें मेरे सर के अंदर खुद को दोबारा तरतीब देने लगी। किचन में उनके दरमियान तवील गुफ्तगू, वो जिस तरह से बात करने पर उसने तवज्जो दी, जिस तरह से उसका मूड उसके इर्द गिर्द उठा था। उस वक्त मैंने अपने आप को बताया कि मैं चीज़ों का तसव्वुर कर रहा हूँ। ख़वातीन को सिखाया जाता है कि वो अपनी जबलतों पर मुसलसल शक करे, हसद, गैर महफूज, ड्रामाई नजर आने से बचे। लिहाजा मैंने हर गैर आरामदेह एहसास को नज़रअंदाज किया। जब तक कि मैं मजीद नहीं कर सकता, मैं आप पर यकीन नहीं कर सकता, मैंने आहिस्ता से कहा। माइकल फौरन आगे की तरफ झुक गया। मैं आपको धोखा नहीं दे रहा हूँ। हकीकत यह है कि उसने सोचा कि इस जुमले ने मुझे तकरीबन तोड़ दिया। आप मेरी बहन की बात कर रहे हैं। मैं एतमाद की बात कर रहा हूँ, उसने इसरार किया। ईमानदारी के बारे में
चीजों को छुपाने के बजाय मिलकर कुछ तलाश करने के बारे में। वहाँ ये था, वो जबान जो लोग इस्तेमाल करते हैं जब वो चाहते हैं कि खुद गर्जी का इर्तिका हो। मुझे अचानक एहसास हुआ कि ये गुफ्तगू आज रात इसके लिए शुरू नहीं हुई थी। वो हफ्तों, शायद महीनों से इसके बारे में सोच रहा था, जिसका मतलब हर खानदानी अशाया, हर हंसी, हर मुश्तरका लम्हे के नीचे कुछ न कुछ छुपा हुआ था, और किसी न किसी तरह ये तजवीज़ से ज्यादा तकलीफ दह फरेब, खुफिया ख्वाहिश हमारे घर के अंदर खामोशी से मौजूद थी, जबकि मैं बेखबर जिंदगी से गुजरता रहा। तुमने इसके बारे में इस तरह सोचा? मैंने पूछा। माइकल ने दूर देखा। इस छोटी सी हरकत ने मुझे मेरा जवाब दिया, और मेरे अंदर की कोई चीज खामोशी से फट गई। इसके सुनने के लिए ऊंची आवाज में काफी नहीं, लेकिन मेरे लिए उसे महसूस करने के लिए काफी है। मैं मीज से उठ खड़ा हुआ, क्योंकि वहां बैठना अचानक नामुमकिन महसूस हुआ। मेरी टांगें कमजोर महसूस हुई, मेरे जिस्म से तकरीबन अलग हो गए। माइकल भी खड़ा हो गया। आप हद से ज्यादा रिएक्ट कर रहे हैं। मैंने बेयकीनी से इसकी तरफ देखा। ओवर रिएक्टिंग। ये हैरान कुन था कि लोग कितनी जल्दी दर्द को कम करते हैं जो वो खुद पैदा करते हैं। वो मेरी बहन है, मैंने दोहराया। मैं जानता हूं कि नहीं, मैंने तेजी से कहा। आप वाज़ेह तौर पर ऐसा नहीं करते। कमरे में फिर खामोशी छा गई, और इस खामोशी में मैंने कुछ खौफनाक देखा। वो असल में शर्मिंदा नजर नहीं आ रहा था, गैर आरामदेह। जी हां, दिफाई यकीनी तौर पर, लेकिन शर्मिंदा नहीं। इस एहसास ने बिल्कुल मुख्तलिफ अंदाज में तकलीफ पहुंचाई, क्योंकि शर्म का मतलब ये होता कि वो इस लाइन को समझता जो इसने अबूर की थी। इसके बजाय वो मायूस नजर आया कि मैं इसकी उम्मीद के मुताबिक जवाब नहीं दे रहा था, जैसे मैं जज्बात के साथ अक्ली गुफ्तगू को बर्बाद कर रहा हूं। मैंने अचानक थकन महसूस की, ना सिर्फ इस रात से, सालों से। जज्बाती तन्हाई के सालों को मैंने समझता रहा, एक अच्छी बीवी की शक्ल में खुद को सुकड़ते हुए सालों। मैंने ये पूछना छोड़ दिया कि इसने कभी मेरी तरफ इस तरह तो नहीं देखा जैसे वो करता था। हर बातचीत की वजह पूछना बंद कर दिया। ये पूछना बंद कर दिया कि मैंने अपनी शादी में क्यों पोशीदा महसूस किया, क्योंकि आखिरकार बका मायूसी से ज्यादा आसान हो जाती है। लेकिन वही किचन में खड़े होकर मैंने कुछ तबाहुकुन महसूस किया। आप जज्बाती तौर पर भूख से मरते हुए सालों तक शादी के अंदर जिंदा रह सकते हैं। माइकल एहतियात से करीब आया। हमें अब उसके बारे में बात करने की जरूरत नहीं है। इस जुमले ने तकरीबन मुझे एक बार फिर हंसा दिया। गोया नुकसान सिर्फ इसलिए रुक गया कि बातचीत खत्म हो गई। गोया अल्फाज एक बार बोलते ही गायब हो गए। मैंने बेडरूम्स की तरफ ऊपर जाने वाली सीढ़ी की तरफ देखा। जेसिका सिर्फ चंद फीट के फासले पर सो रही थी, बिल्कुल बेखबर, या शायद नावाकिफ हो। इस ख्याल ने मुझे अचानक और पुरतशद्दुद अंदाज में मारा। क्या वो जानती थी? क्या उसने इसके साथ छेड़छाड़ की थी? क्या उनके दरमियान ऐसे लम्हात थे जो मैंने पूरी तरह से खो दिया था? सवालात इससे ज्यादा तेजी से पहुंचे कि मैं उन पर काबू पा सकता था। माइकल ने उसे फौरन मेरे चेहरे पर होते देखा। उसने कुछ नहीं किया। उसने जल्दी से कहा, दिलचस्प कुछ नहीं हुआ। नहीं, मैं तुम्हें कभी धोखा नहीं दूंगा। उसकी बेगुनाही का फौरी तहफ़्फ़ुज़, जिसका मतलब था कि वो पहले ही समझ गया था कि ये कितना गलत है। मैंने अपने बाजुओं को अपने गिर्द लपेट लिया, क्योंकि बावर्ची खाने की गर्मी के बावजूद अचानक मुझे सर्दी महसूस हुई। मुझे आपको कमरा छोड़ने की जरूरत है, मैंने खामोशी से कहा। माइकल ने मायूसी से सांस लिया। तुम ऐसा कर रहे हो जैसे मेरा कोई रिश्ता था। मैं देर तक उसे घूरता रहा। फिर मैंने एक बात कही जो मैं जानता था कि वो नहीं समझेगा। नहीं, आपने सरगोशी की। एक मामला कम तकलीफ देता, क्योंकि मामलात कम अज कम खुद गर्ज जज्बे हैं। ये मुतबादिल की तरह महसूस हुआ। शादी और ज़चगी की वजह से कम उम्र, नर्म, कम जज्बाती तौर पर थके हुए किसी के साथ खामोशी से जायजा लेने की तरह। और माइकल ने इसका इरादा किया था या नहीं, उसके अल्फाज ने मेरे जहन में एक वहशियाना सवाल को मजबूर कर दिया था। मैंने कब काफी होना छोड़ दिया था? बातचीत खत्म होने के काफी देर बाद ये सवाल मेरे पीछे आया। काफी देर बाद माइकल ऊपर चला गया।
काफी देर बाद किचन की लाइट्स ऑफ हुई। मैं तकरीबन 1 घंटे तक वहां अंधेरे में अकेला रहा। बस बैठे हैं। उसके बारे में सोचना कि ये कितनी अजीब बात है कि जिंदगी बगैर वार्निंग के लम्हों से पहले और बाद में तकसीम हो सकती है। गुफ्तगू से पहले, बातचीत के बाद, उससे पहले कि मैं हर चीज पर सवाल करूं। जब मैंने महसूस किया कि मेरे शौहर पहले ही जज्बाती तौर पर कहीं भटक गए हैं, मैं उसकी पैरवी नहीं कर सकता था। आखिरकार मैंने अपने पीछे नर्म कदमों की आवाज सुनी। जेसिका वो दरवाजे के पास मेरे एक बड़े स्वेटर पहने खड़ी थी। उसकी आंखें थकी हुई लग रही थीं। मैंने आवाजें सुनी। उसने आहिस्ता से कहा, क्या सब कुछ ठीक है? और एक खौफनाक सेकंड के लिए मैंने उसे तकरीबन बताया। तकरीबन वही सब कुछ बिखर गया। लेकिन मैंने उसके चेहरे की तरफ देखा और मासूमियत, कमजोरी, एतमाद देखा। और अचानक मैं उस शख्स की हैसियत से बर्दाश्त नहीं कर सका जिसने इसका सुकून भी तबाह कर दिया। तो मैंने एक छोटी सी मुस्कुराहट पर मजबूर किया। हाँ, मैंने झूठ बोला। हम सिर्फ बातें कर रहे थे। जेसिका ने मेरा बगौर मुताला किया, जैसे वो जानती हो कि कुछ गलत महसूस हुआ, लेकिन वो नहीं जानती थी कि क्या है। फिर वो चली गई और पीछे से मुझे हल्के से गले लगा लिया। तुमने हमेशा सबका ख्याल रखा है, उसने सरगोशी की। मुझे उम्मीद है कि कोई आपका भी ख्याल रखेगा। और उसने मुझे तकरीबन तबाह कर दिया, क्योंकि वही मेरे किचन में खड़े आंसू रोके हुए। जब मेरी बहन ने मुझे गले लगाया तो मुझे कुछ तकलीफदेह एहसास हुआ। बहुत दिनों में किसी ने मेरा ख्याल नहीं रखा था। और शायद सबसे अफसोसनाक बात यह थी कि मैं जज्बाती नज़रअंदाज करने का इतना आदी हो गया था। मैंने उसे देखना तकरीबन छोड़ दिया। इस रात मैं ऊपर गई और अपने शौहर के पास मुकम्मल खामोशी से लेटी थी। उसका सामना मुखालिफ दीवार की तरफ था। मैंने छत की तरफ देखा और आधी रात और सुबह के दरमियान कहीं मैंने महसूस किया कि हमारी शादी उस बावर्ची खाने में नहीं टूटी थी। हकीकत इससे कहीं ज्यादा खराब थी। बरसों से खामोशी टूट रही थी।